नमस्कार। इंडिया 9 बजे की शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी खबर से। मैं हूं आकाश सोनी। भारतीय फौज के ऑपरेशन म्यांमार के बाद पाकिस्तान से शुरू हुई बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया है और उनसे बात की है। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए दी। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत तकरीबन 5 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उन्होंने 18 जून से शुरू होने वाले रमज़ान के पाक महीने के लिए बधाई दी है। ऑपरेशन म्यांमार के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी तलखी हम सब देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को फ़ोन कर रिश्तों पर जमी बर्फ को एक बार फिर पिघालने की कोशिश की है। पाकिस्तान से दोस्ताना हाथ बढ़ाते हुए और रमज़ान के पाक महीने के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत की तरफ से एक खुशखबरी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन मछुआरों को रिहा करने का ऐलान किया जो जेलों में बंद हैं, ताकि मछुआरे भी रमज़ान का पाक महीना अपने परिवारों के साथ बिता सकें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने हसीना और गनी को भी रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद दी। और ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा है वो भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने कहा है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात हुई। तीनों को रमजान की मुबारकबाद। प्रधानमंत्री ने जो दूसरा ट्वीट लिखा है इसी मुद्दे पर, उसमें वो लिख रहे हैं, रमजान के मौके पर छोड़े जाएंगे पाकिस्तानी मछुआरे। प्रधानमंत्री शरीफ को इसकी जानकारी दी। रमजान के पाक महीने में सभी मछुआरे अपने परिवारों से मिल सकेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईबीएन के एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके झा और साथ ही साथ पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ हैं कॉलमिस्ट मेहर तराड़। पहले एमके आपके पास आ रहा हूं, कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का, खास तौर पे यूं तो उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से भी बात की है, लेकिन खुद जो उन्होंने फोन किया है नवाज शरीफ को, ये कितना महत्वपूर्ण जेस्चर है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके इस स्थिति में उन्होंने एक बिल्कुल मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरी बात, जो ये 5 मिनट की बातचीत हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं। जवाब में शरीफ साहब ने उनसे कहा कि जो नेता होते हैं वो अपने अपने परिवार के मुखिया की तरह होते हैं और उनका काम होता है कि अपनी अपनी जो परिवार हैं उनको वो सुख और समृद्धि की तरफ ले जाएं। और उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के नेताओं के नेतृत्व में कम से कम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकेगा। अगर मैं आपको आकाश बताऊं कि अगले ही महीने शंघाई कोऑपरेशन की एक बैठक होने वाली है, वहां पर शरीफ भी जा रहे हैं और अब यह लगता है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच रशिया में एक बार फिर मुलाकात होगी। इस समय मेहर तराड़ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेहर, ये बताएं, पाकिस्तान में इस खबर को कैसे देखा जा रहा है? अभी मुझे पाकिस्तान मीडिया के बारे में तो नहीं पता, बट ट्विटर पे मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों को लोग हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही लेते हैं, स्पेशली पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है आपके मीडिया में, हमारे मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है, उससे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंग छिड़ने वाली है दोनों मुल्कों के दौरान। और मेरे जैसे लोगों के लिए वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आज ही खलीज टाइम्स के लिए एक आर्टिकल लिखा था इसी टॉपिक पे कि ये वॉर मॉन्गरिंग ख़त्म करनी चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स बढ़ाने चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जब आप दो सॉवरेन स्टेट्स की बात करें, जितनी भी उनकी हिस्ट्री, जो जितना बैड ब्लड हो उनके दरमियान में, अगर तो आप एक दूसरे के इतने करीब हो जियोग्राफिकली, चले किसी हर और चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा नज़दीक हैं फिजिकली एक दूसरे से, दोनों मुल्क के कोई चॉइस है ही नहीं अदर देन कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। तो आई मीन आई डू बिलीव दैट वी शुड मूव डिस्पाइट आवर हिस्ट्री, बियॉन्ड आवर हिस्ट्री, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और इसलिए आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव बात है कि उन्होंने लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। नवाज शरीफ की स्थिति इस समय पाकिस्तान में कैसी है, उनका रिएक्शन क्या होगा, एक चीज, और दूसरा
जो पाकिस्तान की फौज है उसके अंदर इस वक्त क्या सोच चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर? पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैंने तो जब भी कभी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं राहील शरीफ साहब की, उन्होंने हमेशा यही इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इवन जो इनसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ही यूज्ड टू से द सेम थिंग्स। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अब इस चीज़ पे कमेंट करूं कि इंटरनली लोग क्या सोचते हैं, लोगों के दिमागों में क्या है, आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या होना चाहिए, क्या, आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। बट एज ए ले पर्सन, मुझे तो अपने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री या सिविलियन लीडर से कभी उनकी किसी स्टेटमेंट से ये इम्प्रेशन नहीं मिला कि वो इंडिया के साथ या किसी भी और मुल्क के साथ हालात खराब करने में इंटरेस्टेड हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे विच वुड जेपरडाइज द वेरी फ्रेजाइल डायनामिक दैट पाकिस्तान हैज़ विद इंडिया एट द मोमेंट। क्योंकि आप ये देखें ना कि एक सिंपल सी बात है, इंडिया में कुछ भी हो, इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी होता है, अगर आपके अपने लोग भी इंडिया में कोई टेररिज्म एक्ट करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक पाकिस्तान के साथ निकाल लिया जाता है। तो पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान वुड डू इट्स बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल मेहर, फिलहाल आपका धन्यवाद, लेकिन जहां तक बात पहुंची है आशा करेंगे कि यहां से अब और आगे बढ़ेगी। एमके, आपका भी धन्यवाद। पाकिस्तान से मेहर, आपका धन्यवाद। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर सुषमा स्वराज और ललित मोदी से जुड़े विवाद की, जिसे लेकर केंद्र और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। ब्लैक मनी वाला आदमी ललित मोदी को प्राइम मिनिस्टर बचा रहे। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? जो भगोड़ा है उसको आप दूसरे देश की सरकार से गुहार लगा के यात्रा करने के लिए कागज दे रहे हैं। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। नैतिकता के आधार पर पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह न रहे। Can't hide under the issue of humanitarian ground. This is complete bankruptcy of Congress. सुषमा जी ने जो किया तो बेहद गलत किया। ये कोई साजिश है कि विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री को कमजोर करे। ओम नमः शिवाय। ललित मोदी के जरिए सुषमा स्वराज और केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस को आज करारा जवाब मिला। बीते 3 दिन से कांग्रेस के वार झेल रही केंद्र सरकार ने आज दो टूक जवाब दिया। केंद्र सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ने यह दावा किया कि सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोप बेबुनियाद हैं। जेटली ने कहा कि पूरी सरकार सुषमा स्वराज के साथ खड़ी है। इस जवाब के पहले सुषमा स्वराज ने अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तीनों नेताओं की मुलाकात तकरीबन आधे घंटे चली और इसके बाद जेटली ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है और उसके हमले, कांग्रेस का कहना है, लगातार जारी रहेंगे। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोनाफाइडे। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह न रहे। ललित मोदी की मदद के आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बचाव में केंद्र सरकार ने अपने 2 कद्दावर मंत्रियों को उतारा। बीते 2 दिन से बैकफुट पर नजर आ रही केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को अपने तेवर बदले और आगे बढ़कर कांग्रेस के सभी आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस के हमले का जवाब देने की कमान संभाली वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। जेटली ने 2 टूक शब्दों में साफ कहा, सुषमा स्वराज पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज ने जो किया अच्छी नीयत से किया और इस मुश्किल घड़ी में पूरी केंद्र सरकार उनके साथ है। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोनाफाइडे। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह न रहे। इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर पटना तक सुषमा स्वराज और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
लगातार तीसरे दिन सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस के हमले जारी रहे। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के हाथ पहली बार ऐसा दमदार मुद्दा आया जिसमें सरकार की एक कद्दावर मंत्री आरोपों के कटघरे में है। यही वजह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बोल रहे हैं। ललित मोदी ब्लैक मनी का आदमी है। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। बड़ी चतुराई से इस बात को अरुण जेटली जी ने सुषमा स्वराज जी के पाले में गेंद डाल दी है कि ये निर्णय उनका स्वयं का था। कांग्रेस ने ललित मोदी की मदद करने के मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग कर डाली। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। व्हाट यू आर डूइंग विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने के लिए गले मुर्दे उखाड़ने की शुरुआत कर दी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करके आदिल शहरयार नाम के अपराधी को छुड़ाकर भारत लाए थे। जून 11, 1985 को जब वो प्रधानमंत्री थे, आदरणीय राजीव गांधी जी अमेरिका गए थे और रोनाल्ड रीगन जी से बातचीत करने के बाद आदिल शहरयार नामक एक आतंकवादी को छुड़ा के हिंदुस्तान लेकर आए थे और उसके बदले में एंडरसन को अमेरिका को सौंप दिया था। कांग्रेस ने जिस तरह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है उसे देखते हुए लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है और पार्टी इतनी जल्दी हथियार डालने वाली नहीं। ये जानते हुए कि संघ से लेकर बीजेपी तक मजबूती से सुषमा स्वराज के साथ खड़े हैं। उधर ललित मोदी ने भी ट्वीट के जरिए बार बार न सिर्फ खुद को निर्दोष बताया बल्कि इस मामले में सिलसिलेवार खुलासों का दावा भी किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर धकेलने का ये सबसे बढ़िया मौका है। लिहाजा कांग्रेस सरकार पर दिन ब दिन दबाव बढ़ा रही है और सुषमा स्वराज के रूप में अपने पहले विकेट की तलाश भी कर रही है। सहयोगी विक्रांत यादव और कैमरामैन नकुल के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। उधर छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने केंद्र सरकार पर आम लोगों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में राहुल गांधी ने कहा, कहां हैं अच्छे दिन, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार आदिवासियों के बजाय उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। किसी न किसी के तो अच्छे दिन आए होंगे। मैं आपको आज यहां से बताना चाहता हूं, अच्छे दिन किसके आए और बुरे दिन किसके आए, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 2-3 उद्योगपतियों के अच्छे दिन आ गए और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बुरे दिन आ गए। और अब इंडिया 9 बजे में बात भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की। महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को मुंबई समेत पूरे राज्य में 17 जगहों पर छापेमारी की। पुलिस जल्द ही भुजबल से पूछताछ कर सकती है। सुखदा, वर्ली, मणिमहल, चर्चगेट, मिलितिया, भाईखला, साईकुंज, दादर, सागर मंदीप, बांद्रा, ये सारी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की है। 16 जून की सुबह 11:30 बजे से इन सारी जगहों पर महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो की हलचल तेज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल मुख्य आरोपी हैं। उसी सिलसिले में ये सारी छापेमारी हो रही थी। 10 अधिकारियों को तैनात किया गया है जो मुंबई के अलावा इन अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी का काम कर रही है। दरअसल छगन भुजबल उनके परिवार पर यह आरोप है कि जो महाराष्ट्र सदन घोटाला हुआ उसमें सीधे तौर पर उसके तार जो है इनसे जुड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते भुजबल के खिलाफ पद के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए गए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो की 15 टीमें छापे की कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। मी पहिल्या दिवशीपासून सांगत होतो की आम्ही कायद्याने आणि नियमाने चालणार आहोत। कोणाही बद्दल आमच्या मनामध्ये आकस नाही। जिथे कायदेशीर दृष्ट्या दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केलीच जाईल।
सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में जो दस्तावेज एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगे हैं, उसके बाद भुजबल परिवार की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि दस्तावेजों की छानबीन और भुजबल परिवार से हुई पूछताछ के बाद इतना तो साफ है कि महाराज सदन के निर्माण में जो घालमेल हुआ, उसके तार सीधे भुजबल परिवार से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एसीबी ने न सिर्फ छगन भुजबल बल्कि उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। समीर भुजबल पूर्व सांसद हैं, तो वहीं पंकज भुजबल नासिक के नांदगांव से विधायक हैं। एसीबी की एफआईआर में छगन भुजबल समेत कुल 17 लोगों के नाम है। भुजबल का कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिस स्पीड से जो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रहे हैं, वो स्पीड बहुत अच्छा है उनका। तो क्या आपको लगता है कि साजिश है? आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? लेकिन क्या अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ? भुजबल सर, आपको टारगेट लेकिन कुछ न कुछ गलत निकाला जाता है। आरोपों के मुताबिक महाराष्ट्र सदन के पुनर्निर्माण में करीब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। छगन भुजबल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए नियमों की अनदेखी कर ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जो उनके परिवार से जुड़े थे। महाराष्ट्र सदन के निर्माण का काम भी काफी घटिया स्तर का हुआ। एसीबी जल्द ही इस मामले में छगन भुजबल को पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पूर्व मंत्री छगन भुजबल का नाम किसी घोटाले में सीधे आया हो। इससे पहले स्टैम्प पेपर घोटाले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने भी उनके नाम का जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त सबूत कम थे और सत्ता भी उनकी थी। लेकिन इस बार दोनों हालात विपरीत हैं। अयाज अहमद के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां हरदा में कृषि बीमा के नाम पर किसानों को 1-2 रुपए देने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि राज्य सरकार ने 2013 में चौपट हुई फसल का बीमा पूरे 2 साल बाद दिया, और वो भी कौड़ियों में। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी माना है कि सरकार से गलती हुई है। महीनों की मेहनत के बाद किसान खेतों में फसल खड़ी करता है, लेकिन कुदरत का कहर चंद घंटों में इनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। अपना सब कुछ गंवाने के बाद किसानों को सरकारी मदद का ही आसरा रहता है, लेकिन जरा सरकारी मदद के नाम पर होने वाला मजाक तो देखिए। इस राष्ट्रीय बीमा कार्ड को जरा गौर से देखिए। इस पर साफ लिखा है कि किसान को बीमा के नाम पर 1 रुपया 28 पैसे मिले हैं। ये है हरदा के गोहाल गांव में रहने वाले मुकेश खोदरे। 2013 में इनकी 3 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। मुकेश ने फसल बीमा कराया था, प्रीमियम की रकम भी सरकार ने काट ली थी। फसल बर्बाद होने के 2 साल बाद अब जाकर मुकेश के खाते में 10.5 रुपए का बीमा जमा हुआ है। बस किसी को 1.5 रुपए में मिला है, किसी को 5 रुपए, किसी को 10 रुपए, किसी को 20 रुपए, इस तरीके से मिला है। सरकार ने इस तरह के पैसे, देखो किसान के गरीबी का एक मजाक उड़ा रही है। क्या चाहते हैं सरकार से? यही चाहते हैं कि भाई जो भी बीमा बने या तो पूरा दो, नहीं तो देने से कोई फायदा नहीं इसको। मुकेश अकेले किसान नहीं है, बल्कि उनके गांव के 128 किसानों को बीमा के नाम पर 1-2 रुपए से लेकर 10.5 रुपए तक मिले हैं। लेकिन जब हमने बीमा में मिले 1-2 रुपए के बारे में सवाल किया तो ना तो हरदा के डीएम के पास कोई जवाब था और ना ही सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास। हालांकि जो बीमे की राशि आई है उसके संबंध में अभी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो हमारे द्वारा बीमा कंपनी से संपर्क साधा गया है और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस फॉर्मूले के आधार पर उनके द्वारा यह राशि कैलकुलेट की गई है। वो देखना पड़ेगा वो क्या है, लेकिन उसी हरदा जिले में ये बात सच है कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ रुपया भी हरदा जिले में फसल बीमा योजना का गया है। वो क्या है उसको देखना पड़ेगा। दुख की बात तो यह है कि बीमे की रकम पाने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने में ही किसान के 200 रुपए खर्च हो जाते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को सिर्फ उनके वोट से मतलब है, उनकी मुश्किलों से नहीं। कुछ भी मजाक, 1 रुपया तब यानी प्रीमियम आप 1 लाख पर काट रहे हैं, 3,000 का प्रीमियम काटेंगे और 1 रुपया उसको बीमा की राशि देंगे। ये विश्व में नहीं, भारत वर्ल्ड का रिकॉर्ड है ये। इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड यहाँ के करप्शन का, यहाँ के भ्रष्टाचार का, यहाँ के किसानों के प्रति जो खेती को लाभ का धंधा बनाने का जुमला मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, किसानों का कोई और नहीं हो सकता। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN7।